Hello students, a very good morning to all of you. Welcome back to my channel Shipra Classes. Today we will discuss UTET paper 2 CDP from the year 2021. हम अभी तक क्या डिस्कस कर रहे थे 2021 का UTET पेपर 2 सब्जेक्ट इज CDP. आज हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में. 15 क्वेश्चन नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम अपनी आज की वीडियो में कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन? Responses that lead organisms to get rid of painful stimuli or avoid and escape from them provide which type of reinforcement? क्वेश्चन है कि प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती हैं या उनसे दूर रहने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करती हैं, तो यह किस प्रकार का प्रबलन प्रदान करती हैं? अगर प्राणियों की कोई ऐसी अनुक्रिया है, कोई ऐसा रिस्पॉन्स अगर दे रहा है जो उन्हें पीड़ादायक है, उनसे छुटकारा दिला रही हैं और उनसे दूर रहने के लिए और बच निकलने के लिए अवॉइड करें, एस्केप फ्रॉम देम, जो पेनफुल है, तो प्रोवाइड विच टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट? हम इस तरीके के रीइंफोर्समेंट को क्या कहेंगे? तो इस तरीके के रीइंफोर्समेंट को जो प्राणियों की अनुक्रियाएं उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिला रही हैं या उनसे जो आपको पेनफुल हैं, आपको उससे छुटकारा दिला रही हैं, उनसे दूर रखने के लिए कह रही हैं, उनसे बच निकलने के लिए आपका पथ प्रदर्शन कर रही हैं, तो ये कहलाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. कहीं ना कहीं वो आपको कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश कर रही हैं. तो ये किस में आएगा? ये आएगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में. According to whom the process of skill learning passes through 3 phases. Cognitive, associative and autonomous. किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रियाएं 3 चरणों में होती हैं? संज्ञानात्मक, साहचर्यात्मक तथा स्वायत्त. तो ये किसके हिसाब से होती हैं? इसमें डायरेक्ट आंसर आप याद कीजिएगा, फिट्स. किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रियाएं 3 चरणों में होती है? फिट्स के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of children have poor motor coordination and poor manual dexterity? means किस प्रकार के बच्चों का पेशी समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है? तो जिस बच्चे के अंदर कोऑर्डिनेशन कम है, मोटर कोऑर्डिनेशन कम है और मैनुअली वो पुअर है, मतलब कि कहीं ना कहीं उनके अंदर जो समन्वय है वो भी सही नहीं है, जो कोऑर्डिनेशन है, मोटर कोऑर्डिनेशन मतलब कि हाथों से करने वाली क्रियाएं, तो इस तरीके के बच्चों को कहते हैं लर्निंग डिसेबल. क्योंकि देखिए ये जो ऑप्शन है गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये तो बात हो रही है कि बहुत अच्छे प्रतिभाशाली बच्चों की. हियरिंग, जिन्हें सुनने में दिक्कत हो, यहाँ पे कहीं सुनने की दिक्कत या प्रतिभाशाली बच्चों की बात नहीं हो रही. यहाँ पर आ रही है कि जिनका पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन होता है, पुअर मैनुअल डेक्सटेरिटी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लर्निंग डिसेबल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ मेमोरी? इनमें से मेमोरी की कौन सी स्टेज नहीं है? एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल या अटेंशन? अटेंशन इज नॉट अ स्टेज ऑफ मेमोरी. एनकोड करोगे, स्टोरेज करोगे, कूट संकेतन है, भंडारण है, पुनरुद्वार है. तो अवधान इज नॉट अ स्टेज ऑफ मेमोरी. द रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर. जब हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग. ठीक है, द रीजनिंग सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जब हम जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग. Which type of thinking abilities generally include fluency, flexibility, originality and elaboration? तो किस प्रकार की चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत सामान्यतः चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता एवं विस्तारण आते हैं? ये सब चीजें किस प्रकार की योग्यताओं के अंतर्गत आते हैं? आपसे ये पूछा जा रहा है. तो वो लेटरल में आता है, वर्टिकल में आता है, कन्वर्जेंट में आता है या फिर डाइवर्जेंट में आता है? देखिए आप क्या कर रहे हैं,
आप फ्लुएंसी की बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ओरिजिनलिटी की बात कर रहे हैं, फिर इलेबोरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो आती है डाइवर्जेंट में आती हैं। अब सारी चिंतन में डाइवर्जेंट का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी चीज को कई तरीके से सोचना। कन्वर्जेंट मतलब कि कन्वर्स होकर, अभी सारी चिंतन जिसे बोलते हैं, अब सारी कई तरीके से, जिसमें कि हम फ्लुएंसी भी देख रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी देख रहे हैं। अगर यही रिजिड की बात होती तो हम कन्वर्जेंट पर आ जाते। अभी बात हो रही है फ्लेक्सिबिलिटी की, इट मींस इट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू Abraham H. Maslow hierarchy of needs, which need is on the bottom among the following needs? Abraham Maslow की थ्योरी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसको कंप्लीट वीडियो देखिएगा इसकी, और इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं, उनको भी पढ़िएगा, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होकर आते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको थ्योरी भी डिस्कस करी है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो अब्राहम एच मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी, तो उन नीड में से बॉटम में कौन सी आती है? बॉटम मतलब कि कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम के तल में स्थित है। तो अगर आपने ये थ्योरी पढ़ी है तो डायरेक्टली आपको पता होगा कि इसका आंसर है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड, सबसे पहले हम अपनी फिजियोलॉजिकल नीड को कंप्लीट फुलफिल करते हैं। जो बेसिक नीड्स होती हैं हमारी, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब हमारी जो आती हैं ये फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं। Which of the following is not a physiological motive? आपसे पूछा जा रहा है इनमें से फिजियोलॉजिकल मोटिव कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया? हंगर बताया है ना, नीड और एफिलिएशन, नीड फॉर अचीवमेंट एंड नीड ऑफ पावर। अब फिजियोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल, साइकोसोशल मोटिव, इट्स नॉट अ फिजियोलॉजिकल, इट्स अ साइकोसोशल मोटिव। साइकोसोशल मोटिव में कौन सी नहीं आती है? तो साइकोसोशल मोटिव में हंगर मोटिव नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ये नीड आती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड में। यहाँ पर बात हो रही है साइकोसोशल की, कि मनोसामाजिक अभिप्रेरक में की श्रेणी में कौन नहीं आता है। उपलब्धि भी आती है, आपके संबंध, आपकी एफिलिएशन कैसे हैं, शक्ति की आवश्यकता, पावर कितनी है, पावर की कहाँ कितनी जरूरत है, सब चीजें जो है, जब हम पावर की बात करते हैं, उपलब्धि की बात करते हैं, रिलेशन की, एफिलिएशन की बात करते हैं, ये सब साइकोसोशल में आती है। लेकिन हंगर मोटिव किस में आता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोरेक्सिया नर्वोसा। देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, इट मींस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग कम्स अंडर विच ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा पढ़ा था, तो वो हमने क्या पढ़ा था? ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ा था। आप देखिएगा मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने ये एनोरेक्सिया नर्वोसा का क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, तो ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चंस भी अच्छे से पढ़ लिए, मैं आपके साथ 3 साल के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ, 2020 के, 21 के और 22 के। अगर आपने ये तीनों ईयर के क्वेश्चंस भी अच्छे तरह से तैयार कर लिए तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। 24 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ये किस तरीके के डिसऑर्डर हैं। मैंने आपको क्या बताया? ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये क्या हो गया? फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। क्योंकि अगर हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में पढ़ा है, शुदा क्या होती है? भूख लगनी। शुदा कहते हैं ना कि शुदा मिटाओ, कि मेरे को भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, भूख के लिए कुछ करो। तो जहाँ पे शुदा वर्ड आ रहा है, अनियंत्रित भोजन, तो ये हिंदी में अगर आप पढ़ते तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा पोषण एवं भोजन विकार। The knowledge of which of these is most essential for a teacher of primary class? प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? चाइल्ड साइकोलॉजी का, एजुकेशन फिलोसफी का, हेल्थ साइंस या फिर सोशल साइंस? सबसे पहले जब आप प्राइमरी क्लास को पढ़ा रहे हैं तो एक टीचर के लिए जरूरी है कि उसे चाइल्ड की साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान के ज्ञान का होना सर्वाधिक आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर चाइल्ड साइकोलॉजी? अब इसमें से पूछा जा रहा है चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत क्या नहीं आ सकता? कैन नॉट, क्या पूछा जा रहा है? कैन नॉट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कैन और कैन नॉट, सही और गलत, ट्रू और फॉल्स, इनमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एकदम से क्वेश्चन पढ़ा और सोचते कि हाँ यही पूछा होगा कि कौन सी चाइल्ड साइकोलॉजी है।
बट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड, चाइल्ड वेलफेयर, साइको एनालिसिस, मेंटल हेल्थ साइंस या फिर एजुकेशन फिलोसफी। शिक्षा दर्शन, एजुकेशन फिलोसफी जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर नहीं आता है। मनोविज्ञान, बाल विज्ञान, मनोविज्ञान के अंदर क्या नहीं शामिल किया जा सकता, शिक्षा दर्शन, बाल कल्याण, मनोविश्लेषण या फिर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, ये सब किसका पार्ट है, बाल मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड साइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, चाइल्ड साइकोलॉजी किसकी स्टडी के साथ डील करती है, चाइल्ड फ्रॉम हिज बर्थ टू चाइल्डहुड, चाइल्ड फ्रॉम हिज प्रीनेटल स्टेज टू एडolescence, चाइल्ड फ्रॉम हिज बर्थ टू मैच्योर स्टेज, चाइल्ड फ्रॉम हिज बर्थ टू यूथ स्टेज। कि बालक को जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक या फिर जन्म से लेकर युवावस्था तक। जो बाल मनोविज्ञान है उसमें अध्ययन किया जाता है किशोरावस्था तक, जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का जो टाइम होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी की स्टडी इसमें डील करती है। तो याद रखिएगा, प्री नेटल स्टेज टू एडolescence, चाइल्ड साइकोलॉजी किसमें डील करती है, कौन सी स्टडी में डील करती है, प्री नेटल स्टेज टू एडolescence। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड टू स्टडी द चेंज ऑफ बिहेवियर इन ए चाइल्ड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चन मेथड, क्लिनिकल मेथड या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड। बालक के व्यवहार में अगर परिवर्तन आ रहा है तो उस व्यवहार को हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम जो वो अध्ययन करेंगे उस बच्चे पर, वो किस विधि का सहारा लेंगे, उसमें हम लेते हैं उपचारात्मक विधि का सहारा, क्लिनिकल मेथड। साक्षात्कार, इंटरव्यू मेथड, नो, क्वेश्चन मेथड, नो, क्लिनिकल मेथड इज करेक्ट आंसर, नॉट अ एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो क्लिनिकल मेथड इज योर करेक्ट आंसर। जब भी किसी बच्चे में अगर परिवर्तन देखा जाए कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो हमें उस परिवर्तन को चेक करने के लिए कौन सी विधि का सहारा लेना पड़ेगा, उपचारात्मक, क्लिनिकल मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन बाय द पेरेंट्स टू प्रिवेंट जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, मतलब बाल अपराध, जिसे हम बोलते हैं बाल अपराध। बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए, बच्चों को डांटना चाहिए, नो, बच्चों से सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, यस, बच्चों को पीटना चाहिए, नो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बिहेव सिंपैथेटिकली एंड पॉजिटिवली विद चिल्ड्रन। बच्चों के साथ सिंपैथेटिकली और पॉजिटिव बिहेवियर रखेंगे तभी बच्चों को हम बाल अपराध से रोक पाएंगे। विच मेथड एस्टेब्लिशेस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ इवेंट्स और वेरिएबल्स इन अ कंट्रोल सेटिंग। क्वेश्चन है, कौन सी विधि एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तियों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करती है। आपको ऐसी विधि का नाम बताना है जो दो घटनाओं के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करती है। तो वो होती है जहां पर हम वेरिएबल्स की टू सेट्स ऑफ इवेंट्स, मींस वेरिएबल्स और कंट्रोल सेटिंग की बात करते हैं। कंट्रोल सेटिंग में जहां पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आ जाती है वो होती है एक्सपेरिमेंटल मेथड। देखिए, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं। जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से आपको मेथड बताना है और वहां पर क्वेश्चन में बात हो रही है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की, तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की जब बात होगी तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, उसका आंसर एक्सपेरिमेंटल मेथड दे देंगे। जब कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की बात होती है किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में कंट्रोल सेटिंग में, तो वो एक्सपेरिमेंटल मेथड कहलाता है, प्रायोगिक विधि कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे सीडीपी के 3 इयर्स के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, 2020, 2021 एंड 2022। अभी हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, विच इज मैथमेटिक्स। अब मैं आपके लिए कल से जो वीडियोस प्रोवाइड करूंगी वो मैथ्स की वीडियोस प्रोवाइड करूंगी फ्रॉम द ईयर 2020, यूटेट पेपर 1 एंड यूटेट पेपर 2। हम दोनों पेपर डिस्कस करेंगे, तो प्लीज कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते रहिए, समझते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए। किसी कंटेंट पे अगर आपको वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक, कोई टॉपिक आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो प्लीज मुझे बताइए ताकि मैं उसको आपके लिए लेकर आऊं और आपको बता पाऊं। एंड अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।